मोसाद का दावा, यूरोप को निशाना बना रहा हमास। B-52 डेमो के बाद अमेरिका वेनेजुएला में तनाव। ट्रंप की टेरर लिस्ट में शामिल हुए 4 लेफ्ट ग्रुप। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन। ट्रंप का यूक्रेन को शांति प्रस्ताव पर सख्त अल्टीमेटम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। वक्त तो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दावा किया है कि फिलिस्तीनी संगठन हमास पूरे यूरोप में आतंकी हमलों की योजना बना रहा है। मोसाद के अनुसार हमास यूरोप में स्लीपर सेल बनाकर एक बड़ा आतंकी नेटवर्क खड़ा कर रहा था। एजेंसी ने बताया कि यूरोपीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कई जगहों पर कार्रवाई की गई है, जहां हथियार बरामद हुए हैं और कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोसाद का कहना है कि यह नेटवर्क यूरोप में यहूदी समुदाय और इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में भी संयुक्त अभियान चलाए गए। पिछले साल सितंबर में ऑस्ट्रिया की खुफिया एजेंसी ने वियना में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया था, जिसमें विस्फोटक और हैंडगन शामिल थे। जांच में पता चला कि यह जखीरा मोहम्मद नईम नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा है, जो हमास के वरिष्ठ नेता बासेम नईम का बेटा है और गाजा के टॉप कमांडर खलील अल हया का करीबी बताया जाता है। मोसाद ने आरोप लगाया कि हमास का शीर्ष नेतृत्व भी यूरोप में चल रहे इस नेटवर्क को समर्थन दे रहा है। तुर्की में भी हमास के ऑपरेशन बेसों की जांच जारी है। हाल ही में जर्मनी ने हमास से जुड़े ऑपरेटिव बुरहान अल खतीब को गिरफ्तार किया है, जो पहले तुर्की में सक्रिय था। जर्मन अधिकारी उन संगठनों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं जिन पर हमास के लिए फंड इकट्ठा करने और कट्टरपंथ फैलाने का आरोप है। मोसाद का दावा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद से हमास ने विदेशों में अपनी गतिविधियां और भी तेज कर दी। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि वेनेजुएला से संबंधित है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने B-52 परमाणु सक्षम बॉम्बर का अटैक डेमो करवाया, जिससे माहौल और गर्म हो गया। इसके कुछ ही समय बाद अमेरिकी एजेंसी FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र के लिए नया अलर्ट जारी किया। FAA ने दोपहर 1:08 पर जारी नोटिस में कहा कि वेनेजुएला के ऊपर खतरनाक स्थिति बन सकती है, क्योंकि वहां सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। इससे सभी विमानों, चाहे वे ऊपर से गुजर रहे हों, उड़ान भर रहे हों, लैंड कर रहे हों या जमीन पर हों, सभी पर खतरा बढ़ सकता है। यह चेतावनी उस क्षेत्र के लिए है जिनमें वेनेजुएला के अलावा दक्षिणी कैरेबियन, कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील और त्रिनिदाद का हवाई क्षेत्र आता है। इसके थोड़ी देर बाद अमेरिकी वायुसेना ने बताया कि उनका एक B-52 बॉम्बर, 2 KC-135 टैंकर और फाइटर जेट्स दक्षिणी कमांड क्षेत्र में अटैक डेमो मिशन पर गए। अमेरिका का दावा है कि यह मिशन उन ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ है जिनके तार वेनेजुएला से जुड़े हुए हैं। उधर ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला पर कार्रवाई के सभी विकल्प खुले हैं और राष्ट्रपति मादुरो नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वे मादुरो से बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी विकल्प को नहीं छोड़ेंगे। इस बीच मादुरो ने भी बातचीत की इच्छा जताई। खबर यह भी है कि अमेरिका मादुरो से जुड़े बताए जाने वाले कार्टेल डे लॉस सोल्स को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी कर रहा है। स्थिति पहले से ही तनावपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका कैरेबियन में अपने युद्धपोत और स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर चुका है। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के 4 वामपंथी समूहों से संबंधित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने यूरोप के 4 वामपंथी समूहों को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यह फैसला उस समय लिया गया जब कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की हत्या के बाद ट्रंप ने लेफ्ट विंग चरमपंथ पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। ये सभी समूह यूरोप में सक्रिय हैं और अमेरिका में इनकी कोई सीधी गतिविधि दर्ज नहीं है। इन पर आरोप है कि उन्होंने विस्फोटक भेजे, सरकारी इमारतों के बाहर बम लगाए और दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोगों पर हमले किए। रिपोर्टों के मुताबिक यूरोप दशकों से वामपंथी राजनीतिक हिंसा का केंद्र रहा है, जबकि अमेरिका में हाल के वर्षों में अधिकतर हमले दक्षिणपंथी चरमपंथियों द्वारा किए गए हैं। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह अराजकतावादी और एंटी फासिस्ट नेटवर्क पश्चिमी समाज को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। जिन 4 समूहों को आतंकी घोषित किया गया है उनमें इटली की इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी फ्रंट, ग्रीस की सशस्त्र सर्वहारा न्याय और रिवोल्यूशनरी क्लास सेल्फ डिफेंस और इसके अलावा जर्मनी की एंटिफा ओस्ट शामिल है। इन संगठनों को आतंकी सूची में डालने का मतलब है कि अब अमेरिकी प्रशासन इनके किसी भी वित्तीय स्रोत पर कार्रवाई कर सकता है।
कई एंटिफा और अराजकतावादी नेटवर्क संगठित ढांचे वाले नहीं होते, बल्कि ढीले ढाले समूहों के तौर पर काम करते हैं। कुछ समूह केवल संपत्ति को निशाना बनाते हैं, लोगों को नहीं। ग्रीस में तो कई बार बम धमाकों से पहले फोन पर लोगों को सुरक्षित निकालने के मामले सामने आए हैं। ट्रंप प्रशासन इससे पहले भी एंटिफा को घरेलू आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। हालांकि अमेरिकी कानून के अनुसार घरेलू समूहों को विदेशी आतंकी संगठनों वाली सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। यह घोषणा यूरोप में शाम के समय हुई, इसलिए फिलहाल संबंधित देशों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि ट्यूनीशिया में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर है। उत्तरी अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। शनिवार को हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति काइस सईद के खिलाफ राजधानी ट्यूनीशिया की सड़कों पर उतरे। लोग राष्ट्रपति सईद की बढ़ती कथित तानाशाही और जेल में बंद राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने अन्याय के खिलाफ बैनर के तले विरोध प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व जेल में बंद राजनीतिक कैदियों के परिवारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने किया। प्रदर्शन में हजारों से ज्यादा प्रदर्शनकारी शामिल हुए, जिन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए। ये प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है जब ट्यूनीशिया आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर परेशानियों से घिरा हुआ है। इससे पहले गुरुवार को ट्यूनीशिया के पत्रकारों ने भी सरकार विरोधी प्रदर्शन किए। दरअसल पत्रकारों ने प्रेस की आज़ादी को दबाने और प्रमुख नागरिक समाज संगठनों के खिलाफ कार्रवाई विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राष्ट्रपति सईद न्यायपालिका में दखलंदाजी कर रहे हैं। साथ ही उन पर अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। जेल में बंद विपक्षी नेता अब्दुल हामिद जलसी की पत्नी मोनिया इब्राहिम ने कहा है कि वह मार्च में इसलिए शामिल हुई क्योंकि उनका मानना है कि कई ट्यूनीशियाई लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं एक नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों की रक्षा करने आई हूँ। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कैदी अच्छी तरह जानते हैं कि वे अपने उसूलों, सिविल और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के अपने संवैधानिक हक की कीमत चुकाने के लिए जेल में है और आज ट्यूनीशिया में बनी सरकार उन्हें बंधक बनाए हुए है। हिरासत में लिए गए लोगों में से कुछ भूख हड़ताल पर हैं, जिसमें संवैधानिक कानून के प्रोफेसर जाहिर बेन मुबारक भी शामिल हैं, जो 20 दिनों से ज़्यादा समय से हड़ताल पर हैं। ट्यूनीशिया में बढ़ते दमन पर कई मानवाधिकार संगठनों ने चिंता व्यक्त की है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि 2022 के आखिर से 50 से ज़्यादा लोगों को, जिनमें राजनेता, वकील, पत्रकार और एक्टिविस्ट शामिल हैं, अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने या राजनीतिक गतिविधि चलाने का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। राइट्स ग्रुप ने यह भी चेतावनी दी है कि बड़े पैमाने पर एंटी टेररिज्म और साइबर क्राइम कानूनों का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि रूस, यूक्रेन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए रखी गई शांति योजना में यूक्रेन के सामने कठिन विकल्प रखा है। ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सामने वॉशिंगटन के 28 सूत्रीय प्रस्ताव पर 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम तय किया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को चेताया, यूक्रेन अपनी गरिमा व आज़ादी या वाशिंगटन का समर्थन खोने का जोखिम उठा रहा है। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में ट्रंप बोले, आगामी सर्दियों में रक्तपात को रोकने की ज़रूरत को देखते हुए समय बहुत कम है और ज़ेलेंस्की को इस योजना को मंजूरी देनी ही होगी। वह बोले, अमेरिकी शांति योजना रूस का समर्थन करती है। ज़ेलेंस्की को यह प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा और अगर उन्हें यह पसंद नहीं आता तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें लड़ते रहना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्वीकार करना ही होगा जो अब तक नहीं किया गया। इससे पहले टीवी पर ज़ेलेंस्की ने आगाह किया, देश एक महत्वपूर्ण दौर में है। यूक्रेन एक कठिन विकल्प का सामना कर रहा है। इसके सामने सम्मान या हानि या अहम साझेदारी को खोने का खतरा है। ट्रंप ने ओवल दफ्तर में कहा कि मैं मानता हूं कि शांति का एक यथार्थवादी रास्ता पहचान लिया गया है, लेकिन प्रस्ताव ज़ेलेंस्की के हस्ताक्षर से ही आगे बढ़ सकता है। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के लिए अपने अटूट समर्थन को दोहराया है। रूस की आक्रामकता को यूरोप के लिए ही अस्तित्वगत खतरा मानते हुए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटिश नेताओं ने G7 सदस्यों से बातचीत भी की है। सभी ने यूक्रेन को निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया है। ज़ेलेंस्की ने जब कहा कि यूक्रेन को यह चुनना होगा कि वह अपनी गरिमा को जोखिम में डालना चाहता है या एक प्रमुख सहयोगी को खोना चाहता है, तो ट्रंप ने चेतावनी दी कि यूक्रेन अपना भूभाग खो रहा है और कुछ ही समय में खो देगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव शांति को संभव बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर काम करने पर सहमत हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।